हेलो स्टूडेंट्स, बायोलॉजी की कक्षा 12 की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। तो बेटा अपने बायोलॉजी में प्रकाश संश्लेषण चल रहा है, ठीक है। और प्रकाश संश्लेषण के अंतर्गत आज अपन पढ़ेंगे C4 चक्र, ठीक है, या अपन इसको बोल सकते हैं हैच व स्लैक चक्र, ये बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो बेटा हैच और स्लैक चक्र, तो सबसे पहले अपन इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पढ़ेंगे, ठीक है, जो C4 चक्र के अंतर्गत आपको जानना जरूरी है। तो देखिए बेटा, कैप्री लोब ने मक्का पर, पॉइंट नंबर फर्स्ट, ठीक है ना, तथा कॉर्ट चाक एवं सहयोगियों ने गन्ने की पत्तियों पर एवं कॉर्ट चाक व सहयोगियों ने गन्ने की पत्तियों पर प्रकाश संश्लेषण के अध्ययनों से पाया, ठीक है ना। क्या पाया बेटा कि CO2 ग्रहण करने के पश्चात कि इनमें CO2 ग्रहण करने के पश्चात CO2 ग्रहण करने के पश्चात प्रथम स्थायी यौगिक तीन कार्बन युक्त यौगिक PGA ने बनकर तीन कार्बन युक्त यौगिक PGA ने बनकर चार कार्बन युक्त यौगिक OAA, इसका पूरा नाम बेटा ऑक्सैलो एसिटिक अम्ल बनता है, ठीक है। इसीलिए इस चक्र को C4 चक्र कहते हैं। तो देखो बेटा, C4 चक्र के सम्मान में ये सबसे पहला पॉइंट हो गया, ठीक है। एक बार मैं आपके सामने दोबारा इस पॉइंट को बोल देता हूँ, उसके पश्चात अपन आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो देखिए बेटा, कैप्री लोब ने मक्का पर एवं कॉर्चॉक एवं सहयोगियों ने गन्ने की पत्तियों पर प्रकाश संश्लेषणों के अध्ययनों से पाया कि इनमें CO2 ग्रहण करने के पश्चात प्रथम स्थायी यौगिक तीन कार्बन युक्त यौगिक PGA, ठीक है ना, ये न बनकर के चार कार्बन युक्त यौगिक OAA ऑक्सैलो एसिटिक अम्ल बनता है। इसीलिए इस चक्र को C4 चक्र कहते हैं।
तो ये तो बेटा इसका पहला पॉइंट हो गया, ठीक है। अब अपन इसमें पॉइंट नंबर दूसरा पढ़ते हैं, हैच और स्लैक। हैच व स्लैक नामक वैज्ञानिकों के नाम मैंने क्या बोले, हैच और स्लैक ने प्रयोगों के परिणामों की पुष्टि की। प्रयोगों के परिणामों की पुष्टि, प्रयोगों के परिणामों की पुष्टि की तथा इस चक्र के संपूर्ण पथ को खोजा। ये पॉइंट नंबर दूसरा हो गया बेटा, ठीक है ना। अब आते हैं अपन पॉइंट नंबर थर्ड पर। चूंकि इस चक्र में CO2 ग्रहण करने के पश्चात प्रथम स्थायी उत्पाद, CO2 ग्रहण करने के पश्चात प्रथम स्थायी उत्पाद 4 कार्बन युक्त यौगिक, और उस यौगिक का नाम अभी हाल थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया है, OAA, ठीक है। क्या नाम था इसका पूरा, ऑक्सैलो एसिटिक अम्ल। ऑक्सैलो एसिटिक एसिड निर्मित होता है। अतः इस चक्र को C4 चक्र कहते हैं। तो बेटा ये आपको याद रखना पड़ेगा। और एक बार आप सुन लीजिए दोनों के दोनों पॉइंटों को। देखो पॉइंट नंबर 2 में अपन ने क्या लिखा है कि हैच और स्लैक नामक वैज्ञानिकों ने प्रयोगों के परिणामों की पुष्टि की तथा इस चक्र के संपूर्ण पथ को खोजा, ठीक है। एंड अगले पॉइंट में मैंने लिखा है कि चूंकि इस चक्र में CO2 ग्रहण करने के पश्चात प्रथम स्थायी उत्पाद 4 कार्बन युक्त यौगिक, क्या नाम लिखा हुआ है बोर्ड पे, OAA, ऑक्सैलो एसिटिक अम्ल निर्मित होता है, ठीक है ना। अतः इस चक्र को C4 चक्र कहते हैं। अब बेटा इसी में अंतिम पॉइंट और पढ़ेंगे जिसमें अपन ये बताएंगे कि ये चक्र किन पादपों में पाया जाता है, ठीक है। एक बीजपत्री पादपों जैसे यह चक्र एक बीजपत्री पादपों जैसे, अब उन पादपों के नाम लिख देंगे, ठीक है। गन्ना, मक्का, बाजरा, ये तो एक बीजपत्री पादप हैं। गन्ना, मक्का, बाजरा के अलावा कुछ द्विबीजपत्री पादपों, जैसे, अब आपको उन द्विबीजपत्री पादपों के नाम लिखने हैं। एमेरैंथस यूफोर्बिया, एमेरैंथस एंड यूफोर्बिया,
यूफोरबिया में पाया जाता है। ठीक है, C4 चक्र को डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल चक्र भी कहते हैं। तो कितने नाम हो गए बेटा? एक तो C4 चक्र, एक इसको अपन कह सकते हैं हैच व स्लैक चक्र, और एक इसको अपन कह सकते हैं डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल चक्र। तो ये तीनों के तीनों नाम इसी चक्र के अंतर्गत आते हैं। ठीक है ना। तो लास्ट पॉइंट में मैंने जो लिखा है वो एक बार मैं वापस से बोल देता हूँ कि यह चक्र एक बीजपत्री पादपों जैसे गन्ना, मक्का, बाजरा, ये तो एक बीजपत्री पादपों के नाम हो गए। इनके अलावा कुछ द्विबीजपत्री पादपों जैसे दो नाम आपके सामने बोर्ड पे लिखे हैं। कौन कौन से नाम लिखे हैं? एक तो लिखा है एमेरेंथस और दूसरा नाम लिखा है यूफोरबिया। इनमें पाया जाता है। ठीक है ना। और बेटा लास्ट में मैंने आपको C4 चक्र के नाम बता दिए। कौन कौन से नाम है C4 चक्र के? हैच और स्लैक चक्र, और अगला नाम डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल चक्र। ठीक है, अब आगे चलिए। हेडिंग C4 पादपों की संरचनात्मक विशिष्टता। C4 पादपों की संरचनात्मक विशिष्टता, और बेटा काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये, कई बार ये पूछा भी जा चुका है, इसलिए ध्यानपूर्वक सुनना। C4 पादपों की पत्तियों में दो प्रकार की प्रकाश संश्लेषी कोशिकाएं हैं। पत्तियों में दो प्रकार की प्रकाश संश्लेषी कोशिकाएं हैं। पाई जाती हैं। पत्तियों में दो प्रकार की प्रकाश संश्लेषी कोशिकाएं पाई जाती हैं। कौन कौन सी बेटा? एक तो पर्णमध्योतक की कोशिकाएं, और दूसरे बेटा पूल आच्छद की कोशिकाएं। हो गया एक पॉइंट। आगे चलिए, दूसरे पॉइंट पर आइए। पूल आच्छद की कोशिकाएं संवहन पूल के चारों ओर एक या दो स्तरों में। नंबर 2, पूल आच्छद की कोशिकाएं संवहन पूल के चारों ओर एक या दो स्तरों में, संवहन पूल के चारों ओर एक या दो स्तरों में माला रूपी व्यवस्थित होती हैं। माला रूपी व्यवस्थित होती हैं, और माला को बेटा जर्मन भाषा में क्रेंज कहते हैं। इसीलिए बेटा इस प्रकार की शारीरिकी को क्रेंज एनाटॉमी कहा जाता है। इम्पोर्टेंट करैक्टर है C4 पादपों की पत्तियों का। ठीक है, क्रेंज एनाटॉमी का पाया जाना। अब आइए नंबर 3 पर। C4 पादपों की पत्तियों में दो प्रकार के हरितलवक पाए जाते हैं। पत्तियों में दो प्रकार
दो प्रकार के हरित लवक, ठीक है। एक्चुअल में मूलाच्छद की कोशिकाओं में अलग प्रकार के, पर्णमध्योतक की कोशिकाओं में अलग प्रकार के, ठीक है। तो आपको बेटा ये याद रखना पड़ेगा, क्या याद रखना पड़ेगा कि पर्णमध्योतक कोशिकाओं में उपस्थित हरित लवक छोटे एवं सुविकसित ग्रेना युक्त होते हैं, छोटे व सुविकसित ग्रेना युक्त। और बेटा मूलाच्छद की कोशिकाओं में उपस्थित हरित लवक बड़े व ग्रेना विहीन होते हैं, ठीक है ना। तो ये आपके सामने मैंने C4 पादपों की संरचनात्मक विशिष्टताएं कुछ पॉइंट्स के अंतर्गत बोर्ड के ऊपर लिख दी, ठीक है। तो एक बार मैं इन पॉइंट्स को रिपीट कर रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान से देखें। देखो बेटा कैसे समझोगे आप। सबसे पहला पॉइंट, C4 पादपों की पत्तियों में दो प्रकार की प्रकाश संश्लेषी कोशिकाएं पाई जाती हैं। कौन कौन सी होती हैं? एक तो पर्णमध्योतक की कोशिकाएं और दूसरी बेटा पर्णमध्योतक की कोशिकाएं हो गई और दूसरी मूलाच्छद की कोशिकाएं, दोनों हो गई। अब आइए अब आगे, मूलाच्छद की कोशिकाएं कोशिकाओं के चारों ओर एक या दो स्तरों में माला रूपी व्यवस्थित, मूलाच्छद की कोशिकाएं माला के रूप में एक या दो स्तरों के रूप में व्यवस्थित रहती हैं। और बेटा माला को जर्मन भाषा में क्रेंज कहते हैं। क्या बोलते हैं? क्रेंज। तो हम कह सकते हैं बेटा कि C4 पादपों की पत्तियों में क्रेंज एनाटॉमी पाई जाती है। कई बार ये चीज़ कंपटीशनों में पूछी जा चुकी है कि भाई क्रेंज एनाटॉमी का पाया जाना किन पादपों की विशेषता है। तो आपको क्रेंज एनाटॉमी C4 पादपों की विशेषता बतानी है। एंड तीसरे और अंतिम एक और बता देंगे। तीसरे पॉइंट पर आइए कि C4 पादपों की पत्तियों में दो प्रकार के हरित लवक पाए जाते हैं। मूलाच्छद कोशिकाओं में अलग प्रकार का तथा पर्णमध्योतक की कोशिकाओं में अलग प्रकार का हरित लवक होता है। मूलाच्छद की कोशिकाओं में पाया जाने वाला हरित लवक बड़ा एवं ग्रेना विहीन होता है, जबकि पर्णमध्योतक की कोशिकाओं में पाया जाने वाला हरित लवक छोटा एवं सुविकसित ग्रेना युक्त होता है, ठीक है। एंड सबसे लास्ट में अपन क्या पढ़ रहे हैं बेटा? थाइलेकोइड। मूलाच्छद की बात कर रहे हैं। देखो यहाँ पे लिख रहा हूँ, आपको मैंने अभी अभी बताया कि मूलाच्छद की कोशिकाओं में, मूलाच्छद की कोशिकाओं में हरित लवक बड़े व ग्रेना विहीन, मतलब ग्रेना नहीं पाई जाती उनके अंदर। तो जब ग्रेना नहीं पाई जाती है तो थाइलेकोइड केवल स्ट्रोमा पटलिकाओं के रूप में पाए जाते हैं। थाइलेकोइड केवल स्ट्रोमा पटलिकाओं के रूप में, थाइलेकोइड केवल स्ट्रोमा पटलिकाओं के रूप में पाए जाते हैं।
एक और बात आपको बता देते हैं कि C4 पादपों में प्रकाशिक अभिक्रिया पर्णमध्योतक में, प्रकाशिक अभिक्रिया पर्णमध्योतक में, जबकि अप्रकाशिक अभिक्रिया पूलाछंद में संपन्न होती है। तो बेटा ये C4 पादपों की संरचनात्मक विशेषताएं हो गई। एक बार आप ध्यान से सुन लीजिए, वापस से मैं रिपीट कर देता हूँ, सुने। देखो बेटा, सबसे पहली बात तो आप इसमें ये बताएंगे कि C4 पादपों की पत्तियों में दो प्रकार की प्रकाश संश्लेषी कोशिकाएं पाई जाती हैं, एक पर्णमध्योतक कोशिकाएं और दूसरी पूलाछद्म कोशिकाएं। पॉइंट नंबर 2 में मैंने आपको बताया कि C4 पादपों की पत्तियों के पूलाछद्म पर एक या दो स्तरों में माला रूपी कोशिकाएं व्यवस्थित रहती हैं और माला को जर्मन भाषा में क्रेंज कहते हैं। तो क्रेंज प्रकार की एनाटॉमी C4 पादपों की पत्तियों में पाई जाती है। यदि अपन बात करें तीसरे पॉइंट की, तो आप बोलेंगे कि पत्तियों में दो प्रकार के हरितलवक पाए जाते हैं। पूलाछद्म कोशिकाओं में पाए जाने वाले हरितलवक आकार में बड़े और ग्रेना विहीन होते हैं, ठीक है ना। अब जब ग्रेना विहीन होते हैं तो जो थाइलेकॉइड है वो स्ट्रोमा में पटलिकाओं के रूप में फैला रहता है। वो मैं बोर्ड पे लिख चुका हूँ, थाइलेकॉइड केवल स्ट्रोमा में पटलिकाओं के रूप में फैला रहता है, ठीक है ना। अब दूसरी तरफ देखिए, दूसरी तरफ अपन बोलेंगे पर्णमध्योतक में, कि पर्णमध्योतक में पाए जाने वाले हरितलवक छोटे एवं सुविकसित ग्रेना युक्त होते हैं। और सबसे लास्ट में अपन बोलेंगे कि पूलाछद्म में अप्रकाशिक अभिक्रिया, जबकि पर्णमध्योतक के अंतर्गत प्रकाशिक अभिक्रिया संपन्न होती है, ठीक है। अब इसके बाद में अपन को C4 चक्र या हैच और स्लैक चक्र की प्रक्रिया को पढ़ना है। तो आज के लिए केवल इतना ही बेटा। नेक्स्ट वीडियो में आपको C4 चक्र की प्रक्रिया का आरेख और उसकी प्रक्रिया दोनों समझाई जाएंगी। धन्यवाद।